क्या भारत में लागू होगा चीनी 996 मॉडल? और आखिर क्यों नारायण मूर्ति भारत के युवाओं को टॉक्सिक वर्क कल्चर में ढकेलना चाहते हैं? क्या इससे सिर्फ पूंजीवादियों का ही फायदा होगा या युवाओं को भी ग्रोथ मिलेगी? जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कौन बनेगा डिप्टी सीएम और स्पीकर? जानेंगे इसे भी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के लिए आतंकवादी भटके हुए नौजवान हैं। तो क्या ये मसूद की कट्टर सोच का नतीजा है या फिर कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति, यानी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट? और आखिर दिल्ली बम ब्लास्ट पर क्या कह गए बाबा के मंत्री? एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। क्या भारत में भी चीन जैसा 996 वर्क मॉडल आने वाला है, यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन, कुल मिलाकर 72 घंटे का वर्क वीक? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर लंबे काम के घंटों की वकालत की है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ज्यादा घंटों की वकालत करते हैं नारायण मूर्ति, और इस बार चीन से ही क्यों कंपेयर किया? क्या नारायण मूर्ति को भारत अपने आप में अपना अलग वर्क मॉडल बनाने में सक्षम नहीं लगता, या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर ही है आज के कैपिटलिस्ट की पहली पसंद? दरअसल सोमवार को एक इंटरव्यू में नारायण मूर्ति ने साफ कहा कि अगर भारत को चीन की तरह तेजी से बढ़ना है तो युवाओं को हफ्ते में कम से कम 72 घंटे काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ अभी 6.57% है, लेकिन चीन को पकड़ने के लिए हमें दोगुनी मेहनत करनी होगी। मूर्ति ने यह भी कहा कि देश के हर युवा, ब्यूरोक्रेट और कॉरपोरेट लीडर को अतिरिक्त प्रयास के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मूर्ति ने ऐसा बयान दिया हो। साल 2023 में उन्होंने 70 घंटे वर्क वीक की सलाह दी थी, जिस पर सोशल मीडिया में बड़ा विवाद हुआ था। और इस बार मूर्ति ने अपने 4 बड़े तर्क रखे हैं कि वे खुद रोज 14 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग भी बिना लगातार मेहनत के सफल नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, तो देश के लोगों को भी वैसा समर्पण दिखाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तर्क रखा कि भारत में 800 मिलियन लोग मुफ्त राशन पर हैं, जिसका मतलब है कि गरीबी खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत की एकमात्र रास्ता है। दरअसल जिस 996 मॉडल की मूर्ति ने बात कही है, ये मॉडल चीन में कई बड़ी टेक कंपनियों जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, हुवावे में सालों तक लागू रहा। इसका मतलब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन। हुवावे के संस्थापक रेन झेंगफेई ने तो यहां तक कहा था कि जो 996 नहीं करना चाहते वे कंपनी छोड़ दें। लेकिन इस मॉडल की वजह से भारी डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की कमी और कई बार अचानक मौतों तक की खबर सामने आई। इसी वजह से चीन की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में इसे अवैध घोषित कर दिया। फिर भी कई कंपनियां इसे चुपके से फॉलो करती हैं। इस बीच एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 88% कर्मचारी ऑफिस के काम से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। 85% लोग बीमारी या छुट्टी के दिन भी ऑफिस से जुड़े रहते हैं और लगभग 90% लोगों को लगता है कि वर्किंग आवर के बाद ऑफलाइन होने पर उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। यानी भारत पहले से ही ओवर वर्किंग की तरफ बढ़ रहा है। भारत में अभी तक राइट टू डिस्कनेक्ट लागू नहीं है, लेकिन केरल इस दिशा में पहला राज्य बनने जा रहा है, यानी आने वाला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 कर्मचारियों को अधिकार देगा कि शिफ्ट खत्म होने के बाद वे कॉल, ईमेल, मैसेज सबको इग्नोर कर सके। WHO और ILO भी कह चुके हैं कि ज्यादा काम तनाव, चिंता और मौत तक का कारण बन सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को मूर्ति की बात को सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि भारत में लोग पहले से ही अपने काम को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और जिनके पास काम नहीं है वो और भी ज्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत को इस समय क्वालिटी वर्क पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी वर्क पर।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबसे दिलचस्प दौर शुरू हो चुका है। एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है, सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऑलमोस्ट नीतीश बाबू का नाम तय है। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि दो बड़े सवाल अभी हवा में तैर रहे हैं, और वो ये कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा और स्पीकर की कुर्सी किसके पास जाएगी। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डिप्टी सीएम की रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे माने जा रहे हैं। उन्हें एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और तो और उन्हें विधायक दल का नेता बनाने की भी चर्चा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी के अंदर अगड़ी जाति से भी दावेदारी मजबूत है। नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन और मंगल पांडे, ये तीन नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जातीय समीकरणों के हिसाब से ये सभी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बार बीजेपी का इतिहास देख लीजिए। ये पार्टी कई बार जातीय गणित को पीछे छोड़कर बिल्कुल अलग फैसला ले लेती है, और सुशील मोदी के बाद बीजेपी के पास कोई स्थायी डिप्टी सीएम चेहरा भी नहीं रहा। यानी हर कार्यकाल के बाद चेहरा बदलना उनकी रणनीति बन चुका है। तो ऐसे में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पहेली बनी हुई है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर कि आखिर स्पीकर कौन बनेगा। यहाँ भी कई नाम दौड़ में है। सूत्र बताते हैं कि प्रेम कुमार और राम कृपाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज भी संभव है। दरअसल खबरें कहती हैं कि ढीगा से पहली बार विधायक बने संजीव चौरसिया को भी स्पीकर बनाया जा सकता है, यानी युवा चेहरा, और पार्टी पिछली बार की तरह कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है। फिलहाल अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में नीतीश सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा और इन दोनों शीर्ष पदों का फैसला सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला है। अब एक नजर डालते हैं चुनाव नतीजों पर, जिन्होंने ये पूरी तस्वीर बदल दी। दरअसल इस बार के बिहार चुनाव में एनडीए ने कुल 202 सीट जीती, महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया, आरजेडी ने सिर्फ 25 सीटें हासिल की, कांग्रेस का प्रदर्शन और भी खराब रहा और कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, और आम आदमी पार्टी की लगभग हर सीट पर जमानत जब्त हो गई। यानी जनता ने साफ संदेश दे दिया कि उन्हें क्या चाहिए। तो फिलहाल अब नजरें टिकी हैं सिर्फ दो फैसलों पर, डिप्टी सीएम कौन बनेगा और विधानसभा का नया स्पीकर कौन होगा। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद राजनीति तेज हो गई है। कई लोगों के इस पर बयान आए। इसी बीच यूपी की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान साफ बताते हैं कि किसकी विचारधारा क्या कहती है, किसे तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और किसे देश और जनता को दिशा दिखानी है। खैर, राजनीति में तो बयानबाजी आम है। दरअसल यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय पर बेहद विवादित टिप्पणी कर दी, और दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली के बम धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने नया बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितना बड़ा मुसलमान उतना बड़ा आतंकवादी। यही नहीं, उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को आतंकियों का अड्डा बताया और दावा किया कि आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वे मदरसों या मस्जिदों से ही निकले हैं। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मस्जिदों और मदरसों को बंद कर देना चाहिए, जिससे आतंकवाद के सांप का फन कुचला जा सके। और तो और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर भी आरोप लगाया कि वे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उनके इन बयानों ने स्वाभाविक रूप से भारी विवाद खड़ा कर दिया है। चलिए अब आते हैं सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर, जो अक्सर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। दरअसल दिल्ली में लाल किले के पास हुए आत्मघाती कार धमाके में आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के सामने आए वीडियो पर इमरान मसूद ने कहा कि उमर एक भटका हुआ युवक है। उन्होंने साफ कहा कि फदायीन हमला इस्लाम में कबूल नहीं, ये हराम है और मासूमों को मारना किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती।
साथ ही उन्होंने सरकार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप भी लगाया। इमरान के बयान के बाद बीजेपी ने उन पर आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि इन दोनों बयानों ने बहस छेड़ दी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाबा के मंत्री की जो विचारधारा है, जो उनका बयान है, वो किसी एक कौम को लेकर है। वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद ने तो आतंकवादियों का खुला बचाव कर दिया है। अब इन दोनों के बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।